फिर देखिए चैप्टर नंबर 10 जो है वो हमारा मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजमेंट है अंडर द बुक स्टैनविक, पीटर स्टैनविक। तो उसमें मैंने केस स्टडी पढ़ा था बुक में, तो बुक में एक मेंशन था कि ये 2009 का एक केस स्टडी है कि पेप्सी ने जो है वो एक मार्केटिंग कैंपेन की जिसके अंदर उन्होंने बहुत एक वुमेन डिस्क्रिमिनेशन कहा किया, स्टीरियोटाइपिंग जिसे कहते हैं कि यू हैव टू बी चूज द बेस्ट वन और ऑन द बेसिस ऑफ एथनिसिटी। और तो ये लोगों को पसंद नहीं आया, लोगों को लगा कि ये एक स्टीरियोटाइपिंग हो रही है वुमेन्स के खिलाफ। तो वो कैंपेन जो है वो बड़ी अनएथिकल थी और ये कोई ऐप क्रिएट की गई थी। हाँ, यहाँ का केस स्टडी नहीं है, ये वेस्ट का केस स्टडी है। पेप्सी तो आपको पता है मल्टीनेशनल है। तो 2009 की बात है, फिर उन्होंने इसको उस एप्लीकेशन को रिमूव किया और जो है वो उसके ऊपर जो एतराज़ात थे वो थे कि कैंपेन तो की गई मगर एथिकल नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ के साथ की गई। जैसे कि आपने देखा होगा, मैं अभी रिसेंट बता देता हूँ, फेयर एंड लवली था। तो वो बहुत लोगों को कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई कि भाई ये मार्केटिंग कैंपेन ही गलत है, हर एक को गोरा कर रहे हैं। अब जो कोई पैदाइशी है डिस्क्रिमिनेशन है ना, ये तो कलर कलर डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट कर रहे हैं, अब सबको गोरा कर रहे हैं, इसका मतलब काले से नफरत की जाए, काला कोई इंफीरियर है। तो बहुत अरसे से ये चलता रहा और आज फिर वो देख रहे हैं हम ग्लो एंड लवली हो गया। वो फेयर का लफ्ज़ उनको एलिमिनेट करना पड़ा। बेसिकली उस पर सू हुए थे, केस फाइल हुए थे क्योंकि वो एक मार्केटिंग कैंपेन अच्छी कंसिडर नहीं की गई। तो हम जो आज का टॉपिक है वो यही देख रहे हैं कि मार्केटिंग और एडवर्टाइजमेंट में भी बहुत सारा इस तरह का कंटेंट होता है जो कि बहुत सारे अनएथिकल इश्यूज को हिट कर रहा होता है। तो ओके, कैरी ऑन करते हैं हम इसको। तो यहाँ देख रहे हैं फाउंडेशन ऑफ मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजमेंट। तो देखिए हमने 7 डेडली सिन देखे थे, जैसे कि लस्ट हो गया, ग्लूटन, ग्रीड, स्लोथ, रैथ, इनवाई, प्राइड इनिशियल लेक्चर्स में। तो जो यानी लालच, हिर्स कह लें आप, प्राइड कह लें, और इस तरह की जो है वो लास्ट लग्जरियस चीज़ें, ये सब ज़्यादा हाईलाइट की जाती हैं, उसको कैप्चर किया जाता है। यानी मैं आसान लफ्ज़ में कहूँ तो जो इंसान कंज्यूमर के जो इनर इमोशंस होते हैं उसको हिट किया जाता है। और यूँ कंज्यूमर रैशनल तो होता नहीं है और उसकी बेसिस के ऊपर वो प्रोडक्ट को बाय करता है। होना तो ये चाहिए कि प्रोडक्ट के फ्यूचर बताए जाएं, मगर ऐसा नहीं होता। प्रोडक्ट के फीचर्स के बजाय जो है वो मार्केटिंग में इमोशंस को ट्रिगर किया जाता है, सेल द इमोशंस। अब यहाँ कॉन्सेप्ट दिया ग्रीन मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। ग्रीन मार्केटिंग कॉन्सेप्ट ये है कि जो कंज्यूमर इज फोकस ऑन द ग्रीन इश्यूज। वो क्या है ग्रीन इश्यूज? ग्रीन क्यों लफ्ज दिया गया है? जो इन्वायरमेंटल हो, प्रो इन्वायरमेंट हो, यानी इन्वायरमेंटल कमिटमेंट हो। ठीक है, कोई इस तरह की मार्केटिंग कैंपेन ना हो जिसमें हम एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचा रहे हैं। ठीक है, तो वो मोटिवेट करते हैं कि ग्रीन सेलिंग अप्रोच को यूज़ किया जाए। तो इस तरह की मार्केटिंग को ग्रीन मार्केटिंग कहते हैं। और इसमें सारा का सारा फॉर्म्स का जो बेसिस है वो इस तरह से है कि टारगेट करें एक करेक्ट कस्टमर को, जो कि उस देखिए कस्टमर कौन बनेगा? जो उसकी प्रोडक्ट को कंज्यूम करेगा। तो हम सिर्फ कंज्यूमर ही नहीं बनाते चले जाएं। जो यहाँ अगर आप देखेंगे कि भाई ग्रीन मार्केटिंग क्या है, तो ग्रीन मार्केटिंग जो है वो ग्रीन परचेज, ग्रीन सेल, ग्रीन। अब ग्रीन से मराद क्या है? जो कि एक तो राइट कस्टमर है, फोकस कस्टमर है, और साथ साथ जो है वो हमने इन्वायरमेंटल जो है वो डैमेज को ना करें। तो ये कॉम्प्रोमाइज एंड कॉन्फिडेंस आर टू क्रिटिकल फैक्टर द लेवल ऑफ इफेक्टिवनेस ऑफ ग्रीन प्रोडक्ट्स। और अक्सर आप देखते हो कि एक छोटा सा हमारे पास मार्कर भी है जिसे हम यूज़ कर रहे हैं, सामने रखा है, तो हम देख रहे हैं उसके ऊपर ना एक लीव बना हुआ और इको फ्रेंडली लिखा हुआ है। आपने देखा होगा कार के पीछे भी, अब जो न्यू कार्स होती हैं उनके पीछे इको फ्रेंडली करके एक साइन बना होगा, अगर आपने कभी नोटिस किया हो। तो ये बेसिकली कॉन्सेप्ट डेवलप होता चला जा रहा है। मार्केटिंग प्रोडक्ट्स जितनी भी प्रोडक्ट्स होती हैं वो उधर ग्रीन लीव, इको फ्रेंडली या ग्रीन मार्केटिंग कॉन्सेप्ट है कि भाई हमने जो कुछ भी यहाँ पे किया है, हमने अपना ऑडिट करा लिया। आप हमारी जो प्रोडक्ट है, सर्विसेज है, उसमें ग्रीन मार्केटिंग की गई, हमने नेचर को। अब ये क्या है, ज़रा परचेज के हवाले से कहते हैं विन विन परचेज हो। विन विन परचेज ये हो कि आपकी जो इस प्रोडक्ट है उससे कोई इन्वायरमेंटल डैमेज ना हो बल्कि बेनिफिट हो, कंज्यूमर को भी फायदा हो, एनवायरनमेंट को भी। फील गुड परचेज क्या है कि आप कंज्यूमर को जो है वो उसकी सेटिस्फैक्शन लेवल और कॉम्प्रोमाइज को फुलफिल करें। वाई बॉदर परचेज क्या है? कुछ कंज्यूमर को हम इस तरह के कॉम्प्रोमाइज दे देते हैं जो कि शायद हमें
हमारे लिए फैसिलिटेट ना करने वाले हों, तो ये सवाल फिर क्वेश्चन रेज किया गया है कि भाई वाई बॉदर, मैं क्यों उसको परचेज करूँ और क्यों हम इसको जो है वो बाय करें, एंड वाई नॉट परचेज, हैव अ लो लेवल ऑफ कॉम्प्रोमाइज एंड कॉन्फिडेंस। तो देखिए पूरी ग्रीन मार्केटिंग का फोकस दो चीज़ों पर जो बार बार लफ्ज यूज हो रहे हैं, वन इज कॉम्प्रोमाइज एंड अनदर इज कॉन्फिडेंस। ठीक है, तो ग्रीन मार्केटिंग के देखें कॉन्सेप्ट क्या है, लेवल ऑफ कमिटमेंट डिस्क्राइब एज इन्वायरोप्रेनियल। अब देखें एंटरप्रेन्योरल, एंटरप्रेन्योरल तो आपने बहुत दफा सुना होगा, अब ये न्यू टर्मिनोलॉजी इंट्रोड्यूस हुई है, क्या है इन्वायरोप्रेनियल। इन्वायरोप्रेनियल क्या है, ये मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज हैं जो ग्रीन मार्केटिंग के लिए यूज कर रहे हैं। हमने आपसे पहले ही कहा अभी कि ये प्रो इन्वायरमेंटल कमिटमेंट है कि हम इन्वायरमेंट को डैमेज नहीं कर रहे। तो जब इसको नाम देखें कितना अच्छा क्रिएटिव सा नाम इंट्रोड्यूस किया इन्होंने, जैसे एंटरप्रेन्योर है तो इन्वायरोप्रेन्योर। तो इसके कुछ लेवल्स दिए हैं यहाँ पे, और इसका जो पूरा रिलेशन है, इसकी इंपॉर्टेंस है, वो फोकस सिर्फ और सिर्फ क्या है, कमिटमेंट हो कंज्यूमर का, कस्टमर का नेचर की तरफ। और दूसरी बात कंज्यूमर के लिए क्या कह रहे हैं कि प्राइवेसी राइट हैव बीन प्रोटेक्टेड। ठीक है, कंज्यूमर की जो प्राइवेसी राइट हैव बीन प्रोटेक्टेड कि हम डाटाबेस लेते हैं और उसको कहीं मार्केटिंग कंटेंट के तौर पे यूज़ ना करें। फैसिलिटेट द डेवलपमेंट एंड एग्जीक्यूशन ऑफ द कस्टमर रिलेशनशिप। अब देखें ये कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट मेंटेन हो गया, सीआरएम जिसे कहते हैं, सीआरएम कस्टमर रिलेशन मैनेजमेंट। अब हर इदारा जो है वो एक इन्वेस्ट करता है और एक अपना एक छोटा सा डिपार्ट या फंक्शन बनाता है, कस्टमर रिलेशन ऑफिसर होता है, कस्टमर रिलेशन मैनेजमेंट। उसका उसका कंसर्न क्या है, उसका कंसर्न यही है जो कस्टमर्स हैं उनको जो है वो उनके दरमियान किस तरह से कस्टमर रिलेशनशिप डेवलप की जाए। ठीक है, डेवलप किया जाए कंपनी के दरमियान। तो देखिए यहाँ कुछ स्टेप्स दिए हैं। सबसे पहला क्या है, डेटाबेस मेंटेन किया जाता है कस्टमर का, ताकि हम उसको ग्रीट कर देते हैं कभी उसको जो है वो, अगर जैसे कोई प्रोडक्ट है, अगर जैसे मिसाल के तौर पे कार की बात है, तो कब उसमें आप अगर वो सर्विंग करते हैं उसकी, तो वो बताएंगे कि कब एक्सपायर होगा, कब यूज़ होने वाला है, कब ऑयल करेंगे इसमें। इस तरह अगर आप कहीं सर्विस ले रहे हैं तो वो डाटाबेस मेंटेन करके रख रहे हैं। अगर आप आई ऑप्टिकल्स के पास जा रहे हैं तो वो आपका डाटा रखता है और बताएगा कि आपके ग्लासेस की जो है वो कब एक्सपायर हो जाएंगे, कब आपको उसको रीन्यू करना चाहिए बार बार। अब ये देख रहा होगा ये कॉन्सेप्ट आपका मार्केट में हर जगह नजर आता है। सबसे पहला काम क्या है, डाटाबेस, मुकम्मल तौर पे डाटाबेस। अक्सर देखा होगा आपको, जो आपके बैंक्स होंगे वहाँ से आपको ईमेल्स आ रहे हैं, आप खुश हो रहे हैं, आप कह रहे हैं वाह मुझे बर्थडे विश किया है, और मुझे इंपॉर्टेंट इवेंट में मुझे याद रखा कंपनी ने। तो वो बेसिकली एक डाटाबेस है, एक ऑटोमेटेड प्रोग्राम है जिसके ज़रिए वो सारा कुछ हो रहा है ताकि कस्टमर के इमोशंस को बिल्ड किया जाए, एक रिलेशनशिप बिल्ड किया जाए। सेकंड क्या है, एनालिसिस ऑफ द कंज्यूमर डाटा। डाटा माइनर्स का काम है, वो डाटा को कलेक्ट करते हैं, उसके बाद डाटा यूज़ किया जाता है डेमोग्राफिकली, कि कितना जेंडर, एज फैक्टर, सारे फैक्टर्स देखे जाते हैं, उसकी बेसिस पर मार्केटिंग की जाती है। कस्टमर्स देखे जाते हैं कि इनमें से कौन हमारा कस्टमर है। देखो कस्टमर तो नज़र में कौन होगा, कस्टमर वो होगा ना जो जिसके पास विलिंगनेस भी हो, परचेजिंग पावर भी हो। ठीक है, और वो टारगेटेड कंज्यूमर वही कहलाएगा कि भाई जेब में जिसके पास पैसे हो और वो उसकी विलिंगनेस भी हो, तो कहेंगे अच्छा ये हमारा राइट कंज्यूमर है, इस सारे डाटा में से ये लोग हमारे लिए टारगेटेड है। ठीक है, तो स्टेप 4 देख लें, टारगेटेड कस्टमर्स, और स्टेप 5 उसी को देख के फिर हिट की जाती हैं जो है वो। देखिए तरंग का एक ऐड मुझे याद आ रहा है कि वो उन्होंने जब शुरू में दिया तो उन्होंने उसमें इस तरह का दिखाया कि वो इंटीरियर में इन्होंने टारगेट किए थे अपने कस्टमर को, तो उन्होंने वैसे ही एडवर्टाइजमेंट किए और उसका कलर और उसका थीम भी वैसे ही रखा, और वो फिर लोकल्स में वहाँ पे बहुत ज़्यादा हिट हुई। शहर में बहुत बाद में जाके वो तरंग इंट्रोड्यूस हुआ, आया सेचुरेट हुई मार्केट, लेकिन इंटीरियर में बहुत ज़्यादा। तो उसकी वजह समझ आ रही है साथ साथ कि कब कहाँ मार्केटिंग कैंपेन होती है तो किस जो है वो कस्टमर को अब वॉल्स का ऐड दिखा रहे हैं तो घर में फैमिली और वो सब डाइनिंग टेबल पर हैं, और उसके बाद वो वॉल्स खाई जा रही है, ऐसे ही दिखा रहे हैं। अच्छा कॉर्नेटो का ऐड आ रहा है तो वो उसमें दिखा रहे हैं वो यंग बॉयज़ एंड गर्ल्स हैं, वो एक दूसरे को जो है वो कौन दे रहे हैं और शेयर कर रहे हैं, मोहब्बतें शेयर हो रही है। तो उनको पता है कि भाई कौन सा प्रोडक्ट जो है वो कहाँ, किस इसके टारगेट कंज्यूमर कौन है, तो वैसे ही मार्केटिंग डेवलप की जाती है। तो ये आपने मार्केटिंग के कोर्सेज में भी पढ़ेंगे, देखेंगे और देखा होगा यकीनन। तो स्टेप 5 ये हम क्या बात कर रहे हैं कि रिलेशनशिप किस तरह से मार्केटिंग में कस्टमर रिलेशनशिप मेंटेन की जाती है। दिस वन इज आल्सो द टूल ऑफ मार्केटिंग, डेवलपमेंट ऑफ रिलेशनशिप मार्केटिंग। उसके बाद स्टेप 6 क्या है, एड्रेसिंग द प्राइवेसी इश्यूज। यहाँ एक इशू है कि भाई हमारा सारा डाटाबेस है ना इनके पास,
तो क्या जैसे अभी आईफोन का कुछ रिसेंटली कोई क्रिमिनल कोई था और उसकी एक्टिविटी थी, तो उसका रिकॉर्ड जो है वो एफबीआई ने मांगा कि भाई हमें जो है इसका सारा आई क्लाउड से डाटा दे दें, तो आईफोन ने मना कर दिया। उन्होंने कहा हमारी तो स्ट्रिक्ट पॉलिसी है कि हम अपने कस्टमर का जो डाटा है उसकी प्राइवेसी को कभी भी ब्रीच नहीं करते, और वेदर ये क्या था क्या नहीं था। तो ये कुछ कंपनीज का इतना बड़ा, लेकिन फिर वो नेशनल इंटरेस्ट के ऊपर है, तो वो फिर अलग एक केस बना पूरा का पूरा, बड़ा पॉपुलर केस स्टडी है ये। तो ये है कि भाई कंपनीज अगर डाटा होल्ड करें, जैसे आप लोगों की जो मोबाइल लिंक, तो टेलनॉर, तो जोंग, तो इतनी सारी ये जो आपकी टेलीकम्युनिकेशन है, तो इनके पास आपका पूरा डाटाबेस रिकॉर्ड मेंटेन है, ठीक है। तो वो उसकी प्राइवेसी को मेंटेन करना किस तरह से किया जाए, कहाँ, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। या आपके जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनके पास आपके पास पूरा रिकॉर्ड डाटा मेंटेन होता है, तो वो उसकी प्राइवेसी को जो है वो किस तरह से मेंटेन करते हैं। तो कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट बहुत अच्छी है, लेकिन साथ में इन्होंने यहाँ एक और इशू एड्रेस कर दिया, वो है प्राइवेसी। और फिर फाइनली मैट्रिक्स, आप पूरा स्टैटिस्टिक्स देखते हैं कि हम जो है इस मॉडल को कैसे अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ एक कॉन्सेप्ट है कंज्यूमर बायकॉट। पहले तो ज़रा इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि कंज्यूमर बायकॉट क्या है। एन अटेम्प्ट by one or more parties to achieve certain objective by using individual customer। तो रिफ्रेन का मतलब होता है किसी चीज़ से रोकना, मना करना, इज्तनाब करना, फ्रॉम मेकिंग सेलेक्टेड परचेज इन द मार्केट प्लेस। भाई आप मार्केट में ये प्रोडक्ट नहीं बनाएंगे या ये चीज़ें हमें बनाने की इजाज़त नहीं है। तो हम अपने इसको, ये तो ऑब्वियसली बात है कि एक फॉरेन बुक है तो केस स्टडीज़ भी वहाँ हम अपने सोसाइटी से रिलेट करते हैं। तो हमारी हलाल और हराम का एक ज़रा सा कॉन्सेप्ट है कि कुछ इस तरह का इसमें मटेरियल। देखिए जो लोग हमारे बाहर जाते हैं तो उनको सबसे बड़ा दिक्कत परेशानी जो होती है वो यही होती है कि जब वो प्रोडक्ट परचेज करते हैं तो वो चेक करते हैं। यहाँ तो हमें पता है कि भाई हमारे ही प्रोड्यूस हो रहे हैं तो ये तो मेंशन होगा, लेकिन फिर भी ऊपर एक हलाल करके और मेंशन किया जाता है कि कोई ऐसा एलिमेंट तो नहीं है जो हमारे रिलीजियसली प्रोहिबिटेड हो, मना हो, ठीक है। तो यहाँ पे कंज्यूमर बायकॉट में एग्जांपल आ सकते हैं कि हम उसको हम कहेंगे कि ये प्रोडक्ट इस मार्केट प्लेस में प्रोड्यूस नहीं, इसकी परचेजिंग नहीं होगी, इसकी सेल नहीं होगी। वाइन, ड्रग्स, तो ये हमारी सोसाइटी में मना है। अब इसके ओपनली डिस्प्ले हाउस नहीं लग सकते और ना इसकी कोई मार्केटिंग हो सकती है, क्योंकि ये मना है, ममनू करार दे दिया है सोसाइटी के अंदर, ये प्रोहिबिटेड है, ठीक है। तो उसके लिए प्रॉपर इजाज़त लें, लाइसेंस है, वो भी स्पेसिफिक कम्युनिटी की। तो वो ये सारी बात आपको समझ आ रही है कंज्यूमर बायकॉट में। अब इसी को थोड़ा सा और देखते हैं यहाँ पे बिजनेस एग्जांपल वेयर द स्टेक होल्डर हैव अ डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। अच्छा, बायकॉट यूजुअली अकर बेस्ड ऑन वन इवेंट विच ट्रिगर द मोटिवेशन ऑफ द कंज्यूमर। तो बायकॉट किसकी प्रोटेक्शन के लिए? कंज्यूमर के ही। देखिए ना, बायकॉट हम ये इन प्रोडक्ट्स का बायकॉट करते हैं। अभी जैसे कि वो रिलीजियस इशू हुआ तो फ्रांस के प्रोडक्ट हम लोग सब ने बायकॉट कर दिया, और जो है स्टोर्स ने उन्हीं सारे प्रोडक्ट्स को रखा और उसके ऊपर ऐसे क्रॉस कर दिया। लोग देख के खुश हुए कि देखा हमने इस प्रोडक्ट को बायकॉट कर दिया और हम इस प्रोडक्ट को नहीं बाय करें, तो ये जो कंपनी है, ये दारा है, कितना अच्छा है कि देखो कितना ये कंज्यूमर के इमोशंस ट्रिगर हो रहे हैं ना यहाँ पे। तो कंज्यूमर बायकॉट का काम क्या होता है? पहला, डिजायर टू मेक अ डिफरेंस, ताकि भाई देखिए ये प्रोडक्ट हम नहीं बनाएंगे, जैसे अभी मैंने बताया हलाल हराम में डिफरेंस रख रहा है। स्कोप ऑफ सेल्फ इन्हेंसमेंट, आप अपने आप को ग्रो करते चले जा रहे हैं। उसके बाद काउंटर आर्गुमेंट दैट इनहिबिट बायकॉटिंग। जैसे एक ज़माना मुझे फिर याद आया कि रमज़ान पिछले से पिछले थे, तो उसमें जो है वो जो फल फरोश थे, सब्जी फरोश थे, उन्होंने कीमतों को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया था। तो फिर एक सर्कुलर चला, एक पॉम्पलेट चला, लोगों ने कैंपेन चलाई सोशल मीडिया पे कि भाई वो कोई भी जो है ना अब फल फ्रूट नहीं खरीदे एक दो दिन तक, तो सब लोग मिलकर बायकॉट कर दें। तो अब ये एक कंज्यूमर के एंड से भी इस तरह के बायकॉट्स क्रिएट होते हैं। उसका मकसद क्या होता है? कंज्यूमर अपने राइट को प्रोटेक्ट कर रहा है और अपने राइट को डिमांड कर रहा है। तो खैर यहाँ तो हम ये सारे स्टेप्स देख ही लिए हमने। अच्छा, उसके बाद अब ज़रा प्रोडक्ट को में क्या क्या एथिकल चैलेंजेस होने चाहिए, कुछ हम डिस्कस करेंगे, बाकी तो बहुत आसान है। प्रोडक्ट का डिज़ाइन फ्लॉ नहीं होना चाहिए। एक्सपायरी ये टॉपिक है कंज्यूमरिज्म, जब मैं पढ़ाता हूँ तो मैं पूरा उस पर प्रॉपर सेशन कंडक्ट करता हूँ, तो उसमें राइट ऑफ कंज्यूमर पढ़ाया जाता है कि भाई कंज्यूमर को पता होना चाहिए कि जो वो प्रोडक्ट दे रहा है उसके अंदर इंग्रेडिएंट्स क्या हैं। पेटेंट्स इसलिए तो मेंशन किया जाता है, आपको पता लगे इसमें क्या कुछ मौजूद है। खरीदने से पहले एक्सपायरी डेट देखें, उसका देखें, उसके साइड इफ़ेक्ट्स देखें, प्रोडक्ट डिफेक्टिव तो नहीं है, उसका डिज़ाइन तो फ्लॉ तो नहीं है, ठीक है। अच्छा, एक